डक्टस आर्ट्रियोसिस इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ विच आर्च, तो ये है हमारा 6th आर्च। अच्छा, अब देखिए एम्ब्रियो से जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड जो है वो मैं आपको निमोनिक बता देती हूँ, जिससे बहुत आसान जो है वो आर्ट्रियल डेरिवेटिव्स आपको याद हो जाएंगी। आपने याद करना है माई स्टूडेंट्स कुड सिंग परफेक्ट सॉन्ग, माई स्टूडेंट्स कुड सिंग परफेक्ट सॉन्ग। अब सॉन्ग को ना आपने डोंग कर देना है, तो माई से जो है वो मिक्सलरी आर्टरी फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट आर्च डेरिवेटिव है माई से एम मिक्सलरी आर्टरी। स्टूडेंट्स सेकंड से स्टिपिडियल आर्टरी, सेकंड में एस आता है तो स्टूडेंट से एस स्टिपिडियल आर्टरी एंड हायोड आर्टरी। कुड सी से है कॉमन कैरोटिड आर्टरी थर्ड आर्च से, एंड सेंग से एस ए आपने उसको पकड़ना है, लॉन्ग फॉर्म में लिख लेना है कैपिटल फॉर्म में, कि एस जो होगा वो हमारा होगा एस से जो है वो हमारा होगा सबक्लेवियन आर्टरी एंड ऑर्टिक आर्च ए से। सो सेंग से आपने एस और ए से आपने याद रख लेना है, एस से सबक्लेवियन आर्टरी और ए से ऑर्टिक आर्च, तो हो गया ये फोर्थ डेरिवेटिव्स। और परफेक्ट से आपने याद रखना है पी से प्रॉक्सिमल पी से आपने याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी, और डोंग से सॉन्ग को हमने डोंग कर दिया था तो ये होगा डक्टस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, डक्टस आर्ट्रियोसिस, तो पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस जो है वो 6th डेरिवेटिव है। तो माई स्टूडेंट्स कुड सिंग परफेक्ट सॉन्ग, सॉन्ग को आपने डोंग कर लेना है। ठीक है, सो एम फॉर फर्स्ट आर्च मिक्सलरी आर्टरी, स्टूडेंट्स से सेकेंड आर्च से स्टिपिडियल एंड हायोड आर्टरी, कुड सी से जो है वो थर्ड आर्च कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सेंग एस ए सबक्लेवियन ऑर्टिक आर्च, ये दोनों फोर्थ के हो गए। परफेक्ट पी फॉर पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया हमारा 6th डेरिवेटिव, और डोंग डी से जो है वो हमारा डक्टस आर्ट्रियोसिस। अच्छा, जो 5th डेरिवेटिव्स हैं वो नहीं होते, नो डेरिवेटिव्स ऑफ 5th आर्च। क्वेश्चन 14 जो है पल्मोनरी आर्टरी, देखिए मैंने आपको निमोनिक बताया माई स्टूडेंट्स कुड सिंग परफेक्ट डोंग, तो पल्मोनरी आर्टरी आती है हमारी 6th में। ठीक है जी। क्वेश्चन 15, फादर ब्रॉट हिज डॉटर डायग्नोज्ड विद टाइफॉइड, व्हाट प्रोफाइलैक्सिस कैन बी गिवन टू फादर, तो ये होगा सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 750 mg BD फॉर 4 वीक्स। ये भी एक AA का क्वेश्चन है। malignant hyperthermia patient which inhaled anesthetic to use, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जिसको malignant hyperthermia है, तो हम उसमें कौन सी ड्रग सेफली यूज़ कर सकते हैं एज एनेस्थेटिक, तो नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो भी ड्रग्स हैं वो malignant hyperthermia को एक्सिक्रिएट करेंगी या करवाती हैं। सक्सनाइल कोलिन भी करवाती है, वो इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन वो भी करवाती है, आपको याद हो, तो नाइट्रस ऑक्साइड हम सेफली इन पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 के प्रेग्नेंट लेडी 10 वीक्स प्रेग्नेंट एंड हैज़ गिवन एस्पायरिन, व्हाट इज़ द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एस्पायरिन। अब देखिए इसका इफ़ेक्ट पूछ रहे हैं, तो इफ़ेक्ट क्या होगा कि साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे इनहिबिशन, यानी जो भी ड्रग्स आप देखें तो उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और मेन साइड इफ़ेक्ट्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वही क्वेश्चन बार बार आ रहे होते हैं उससे रिलेटेड। क्वेश्चन 18, आइसोनियाज़िड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, दिस इज ऑल्सो अ रोड क्वेश्चन। An immunocompromised patient presented with white patches in oral cavity and chelosis. What is the treatment of choice? तो नेस्टेटिन देंगे फंगल इन्फेक्शन में। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रख लेनी है कि कॉन्फिडेंट में सिर्फ मेन पॉइंट लिखी हुई होती है, जब आप पेपर में होते हैं तो बहुत बड़े बड़े सिनेरियोज़ भी आते हैं, उनमें फिर ये मेन पॉइंट्स एंड में होती हैं, तो वो चीज़ जहन में रख के आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जब भी बड़ा सिनेरियो आए उसकी आप सिर्फ मेन पॉइंट देखें और नीचे जो आखिर में पूछ रहा है वो देखें, और फिर आप सिनेरियो को पढ़ें, तो आपके लिए BCQ को सॉल्व करना आसान हो जाता है। आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, patient having talk but no making sense and unable to understand something damage to which area, तो ये होगा हमारा वर्निक्स एरिया। अच्छा, ब्रोकास और वर्निक्स एरिया न्यूरो में ये एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी जो लोकेशन और एरियाज़ हैं मोस्टली इंशाल्लाह मैं इसका भी पोस्ट करूँगी न्यूरो में। ये हमारे मई अटैम्प्ट में भी गस्ट्रेटरी वाला आया था,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा न्यूरो में, क्योंकि ये पास पेपर्स में भी बार बार आते हैं। तो ब्रोकाज से आपने याद रखना है ब्रोकन माउथ। ब्रोकन माउथ निमोनिक है कि यानी ऐसी जो लैंग्वेज हो वो नॉन फ्लुएंट हो, ठीक है। नॉन फ्लुएंट यानी वो बात ही नहीं कर सकता, ब्रोकन माउथ के साथ है। और अगर वर्निक्स एरिया हो तो उसमें फिर फ्लुएंट तो होता है लेकिन सेंसलेस होता है, मेकिंग नो सेंस एंड अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो डैमेज कौन सा एरिया होगा? वर्निक्स एरिया। बाकी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स यानी सोमेटो यानी बॉडी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, और कॉर्टेक्स यानी वो एरिया जो हमारी बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन 21 है बेरी बेरी इज़ एसोसिएटेड विद। तो बेरी बेरी हम आपको मैंने बताया था विटामिन B1 लो थायमीन के साथ एसोसिएटेड है। ये विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बायोकेमिस्ट्री में। रफ़ीउल्लाह का चार्ट और AA की मेन पॉइंट्स आपने क्विक हिंट से ले लेनी है। विच सेल्स हैव टेलोमेरेज एक्टिविटी। तो जर्म सेल्स को हाईएस्ट टेलोमेरेज एक्टिविटी होती है। दिस इज ऑल्सो रोड क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 अ गर्ल विद swollen टेंडर नी हिस्ट्री आफ्टर टूथ of excessive bleeding extraction, what is the suitable test for diagnose the cause of bleed। तो ये होगा हमारा BT। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे अगर बॉय होता ना, बॉय विद swollen टेंडर नी, और सारी सीक्वेंस सॉरी जो स्नेरो होगा वो सेम होता, सारा जो स्नेरो होता वो सेम होता, सिर्फ यहाँ पे बॉय मेंशन्ड होता, तो वो हम हीमोफीलिया कंसीडर कर सकते थे और उसमें APTT हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो गर्ल मेंशन्ड है, तो गर्ल जब मेंशन्ड है तो उसमें हम BT को चूज़ करेंगे, उसकी डायग्नोसिस डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि हीमोफीलिया गर्ल्स में होती हैं लेकिन वो कैरियर्स होती हैं, वो रेयर होता है गर्ल्स में। तो वॉन ब्लिब्रॉन टाइप 3 है सेम प्रेजेंटेशन इन गर्ल एज इन हेमोफीलिया, सो वी चेक BT फर्स्ट टू रूल आउट दीज केसेस। और जब आप AA से ब्लड को करेंगे तो उसमें जो सब पहले BCQs में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं कि लैब फाइंडिंग्स हम किस डिज़ीज़ में कौन सी करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद कर लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ENT सर्जन ऑपरेटिंग ऑन मेस्टॉइड एंट्रम सी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ मेस्टॉइड एंट्रियम। तो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या होगा? अब कह रहा है कि मेस्टॉइड एंट्रम से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, कौन से वॉल से? पोस्टीरियर वॉल से। तो मेस्टॉइड एंट्रम की आपको बाउंड्रीज़ याद होनी चाहिए एनाटॉमी में। ईयर में मेस्टॉइड एंट्रम की बाउंड्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मिडिल ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है यूट्यूब की वीडियोज़ से। अच्छा, तो इसमें होगा सिग्मॉइड साइनस, ठीक है। सिग्मॉइड साइनस का राइट आंसर है। इसकी बाउंड्रीज़ मैं आपको बता देती हूँ या रिलेशंस आपको बता देती हूँ कि मेस्टॉइड एंट्रम के इंटीरियर टेम्पेनिक कैविटी या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, पोस्टीरियरली सिग्मॉइड साइनस होता है और एक फोसा होता है, लेटरली सुप्रामेटिस ट्रायंगल होता है, मीडियली सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, सुपीरियरली टेगमेंट टेम्पेनाई और इंफीरियरली एयर सेल्स हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे रिलेशंस या बाउंड्रीज़ हैं मेस्टॉइड एंट्रम की। अगर आप इसको विजुलाइज़ करेंगे ना तो वीडियोस आपकी विजुअलाइजेशन वाली यूट्यूब पे अवेलेबल हैं ईयर की, उसको देख के अगर आप याद करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, प्राइमरी oocyte कंप्लीट्स देयर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, तो ये होगा बिफोर ओव्यूलेशन। देखें इसमें 3 BCQs बनते हैं। सबसे पहले प्राइमरी oocyte जो है वो अपनी डिवीज़न कब कंप्लीट करता है? फर्स्ट मेयोटिक में, ये पहला BCQ हो गया। और कब करता है? बिफोर ओव्यूलेशन, ये सेकंड BCQ हो गया। या अगर ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न में कौन सा oocyte होता है? प्राइमरी oocyte होता है। तो ये 3 BCQs हो गए। इससे अपोजिट एक सेकेंडरी oocyte का BCQ आता है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न में होता है और एट ओव्यूलेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये 2 तरह की पैराग्राफ्स हो गई जो एम्ब्रियोलॉजी में लिखी हुई हैं, और तो वहाँ से भी इंसान पढ़ सकता है। क्वेश्चन 26 विच हार्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वेंट्रिकल ड्यूरिंग रैपिड इनफ्लो। तो रैपिड इनफ्लो में हमारा थर्ड हार्ट साउंड होता है। अब CBS से आपको पता चल गया कि हार्ट साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हार्ट साउंड से क्वेश्चन आ ही रहे होते हैं और मोस्टली पास्ट से ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ
कि हार्ट साउंड, जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो होता है ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, और वो होता है हमारा ड्यू टू क्लोजर ऑफ जो हमारे मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं। तो ये दो तरह के BCQs हो गए फर्स्ट हार्ट साउंड से रिलेटेड। अच्छा, क्वेश्चन 26 है कि विच हार्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द वेंट्रिकल ड्यूरिंग रैपिड इनफ्लो, तो दैट इज़ थर्ड हार्ट साउंड। अच्छा, जो हार्ट साउंड्स हैं वो CBS में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर ईयर में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और पास से ही मोस्टली हो जाता है और बहुत आसान है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है वो ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान होता है, और ड्यू टू किसकी वजह से होता है, जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होते हैं तो उससे एक साउंड बनता है जिसको हम हार्ट फर्स्ट साउंड कहते हैं। सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो हमारा ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है, और ये होता है जब आर्टिक और पल्मोनरी वॉल क्लोजर हो। तो सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू सेमील्यूनर वॉल्स, ठीक है, जिसको हम आर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स कहते हैं। थर्ड हार्ट साउंड जो है वो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से होता है, जो जिसको हम थर्ड हार्ट साउंड कहते हैं। और फोर्थ हार्ट साउंड जो है वो एट्रिया की सिस्टोल की वजह से होता है। तो ये सारे हार्ट साउंड्स हो गए। क्वेश्चन 27 है, अ पेशेंट केम विद अनकॉन्शियसनेस, पल्सलेस स्टेट, IV line not maintained, ETT passed and CPR started. Which drug given through ETT is ineffective? अच्छा देखिए, अब क्या कह रहा है कि ये एक रोट है और AA में भी है फार्मा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, पल्सलेस स्टेट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, IV लाइन भी मेंटेन नहीं है, तो ETT में हम कौन सी ड्रग देंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है वो ड्रग देंगे, वो ड्रग होगी जो IV लाइन या इंट्राऑसियस के थ्रू या किसी और रूट के थ्रू इफ़ेक्टिव होगी, लेकिन ETT से इफ़ेक्टिव नहीं है। तो वो होगी हमारी नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा, एक मेडिसिन के SK में इसका आंसर डायज़ेपाम था, लेकिन AA में नॉरएपिनेफ्रिन है। अगर यहाँ पे ये पूछते कि सूटेबल नहीं है तो हम डायज़ेपाम को करते। यहाँ पे पूछ रहे इनइफेक्टिव ETT में कौन सी होगी, वो होगी हमारी नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन IV लाइन में हम देते हैं या कोई और IO जो रूट होते हैं उससे देते हैं, और डायज़ेपाम भी ETT से सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये दो तरह के BCQs हो गए, ठीक है। इसमें आंसर नॉरएपिनेफ्रिन होगा। क्वेश्चन 28 है, एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट द ज्वाइनिंग ऑफ 2 or more molecules together, दैट इज synthetase. Calculate end diastolic volume when stroke volume is 70 and end systolic volume is 50. तो ये 120 होगा। अच्छा, जो भी रोड क्वेश्चंस आए ना डेंटिस्ट्री से, तो उसको आपने बस रट लेना है, क्योंकि MBBS वालों का जो होता है उनमें कैलकुलेशंस और न्यू तरह के BCQs दे देते हैं, लेकिन डेंटिस्ट्री से सिर्फ़ और सिर्फ वही पास्ट के जो आ रहे होते हैं वही दे देते हैं क्वेश्चंस। तो उसमें आपने कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना। अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल शेयर इंशाल्लाह। क्वेश्चन 30, C8 इज़ प्रेजेंट इन पोस्टीरियर कॉर्ड। ये क्वेश्चन ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ है, यानी अपर लिम्ब में आपको पता चल गया कि ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी।